के IAS अफसर हैं। इस समय कानपुर INCI में सर पोस्टेड हैं। उसके पहले सर डिपार्टमेंट में इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल सर्किल, असेसमेंट, फेसलेस में रिस्क मैनेजमेंट में काम कर चुके हैं। और JC बनने के बाद सर की पहली पोस्टिंग HRD में भी रही है दिल्ली में। और इस क्लास को लेने के लिए सर बाहर से आए हैं। और निश्चित रूप से जब आदमी कोई बाहर से आता है क्लास लेने, उसके अंदर उत्साह की जरूर अधिकता होती है, तभी वो क्लास लेने आता है। तो आप लोगों से बड़ी विनम्रता साथ ही निवेदन है कि आप लोग अपनी जो फील्ड इंक्वायरी या इस संबंधित में नोटिस में इंक्वायरी संबंध में जो भी आप पूछना चाहते हैं अपनी क्वेरीज को बहुत अच्छी तरह से पूछिएगा। सर आपके हर चीज सवाल का जवाब देंगे। और ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग रहनी चाहिए, इंटरेक्टिव हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। सर आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को बधाई। हमारे विभाग के नए अभी बने ऑफिसर्स हैं। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है हमारा फील्ड इंक्वायरी, टॉपिक बहुत वाइड है। एक्ट में इस तरह से लिखा नहीं गया है कि इंक्वायरी क्या चीज़ है क्या नहीं है, और बहुत ही सिचुएशनल है। तो मुझे लगा कि बेटर कि PPT लगा के पढ़ने से बेटर है कि हम इस सेशन को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाएं, थोड़ा डिस्कशन वाला बनाएं, क्योंकि आप सब लोग इंस्पेक्टर्स रहे, अपने अपने स्तर पे सभी आप लोगों ने काम किया, इन्वेस्टिगेशन में किया होगा, असेसमेंट में किया होगा, और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डील भी किया होगा। तो मुझे लगता है कि इसमें जितना पार्टिसिपेट आप लोग करेंगे उतना ही ये टॉपिक हम लोग के लिए इंटरेस्टिंग बनेगा, क्योंकि लंच के बाद की क्लास वैसे भी थोड़ी सी वैसी रहती है। हम लोगों ने अकेडमी में लंच की क्लास थोड़ी अवॉइड करते थे क्योंकि नींद आती थी। तो बेटर है कि हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। वही यही मेरी आप लोगों से अपेक्षा है कि आप सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि इंक्वायरी होती क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? कोई बताना चाहेगा? बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन के अलावा बिल्कुल सही बात है कि वो जो दिखा रहा है वो कर रहा नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। आप बिल्कुल ले देखिए, यही सब चीजें इंक्वायरी में आती है कि हम एक टैक्सपेयर से उम्मीद करते हैं कि अपने रिटर्न में जो अंडर सेक्शन 109 फाइल कर रहा है, जो भी दे रहा है वो ट्रूथफुली सही रूप से हमें बता रहा होगा। लेकिन फिर बाद में हमें संदेह होता है, सस्पेशन होता है कि ये जो चीज़ें इसने क्लेम की हैं या दिखा रहा है अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में या अपने डिडक्शंस में, वो वाकई चीज़ें हैं या नहीं है। तो संबंधित फिर हम चीज़ों में इंक्वायरी करते हैं कि जो हमारा सस्पिशन है या जो हमें लग रहा है ऐसा हो सकता है, उसको पुख्ता करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, रिफोर्स करने के लिए। तो इस संदर्भ में हम लोग इंक्वायरीज करते हैं। ये तो पार्ट हो गया असेसमेंट रिलेटेड। फिर यही इंक्वायरीज की इंपॉर्टेंस आती है इन्वेस्टिगेशन में। तो इन्वेस्टिगेशन इसके मायने पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाते हैं। बजाय इसके कि इन्फॉर्मेशन लेनी है, वहाँ का पूरा रोल चेंज हो जाता है। जहाँ पर आपको रेकी करनी पड़ती है, आपको नॉन डिस्क्रीट इंक्वायरीज करनी पड़ती हैं, उसको देखना पड़ता है जिससे आप एक सर्च और सर्वे एक्शन माउंट कर सके। तो ऑल टुगेदर फिर डिफरेंट बॉल गेम है। दूसरी चीज़, व्हाई डू वी नीड इंक्वायरीज? कुछ तो जवाब आपने अभी दिए हैं, जैसे कि SSC अपने बारे में कुछ बताता है, आपने जवाब देता है, जैसे कि तो उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए, जो कह रहा है वो सत्यापित करने के लिए कि उसका जो क्लेम है वगैरह वो ठीक है नहीं है, तो इसलिए हम लोग इंक्वायरी जरूरत पड़ती है। कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, कि वो कर क्या रहा है। बहुत सारे लोग फर्म बना लेते हैं, लेकिन कोई फर्म काम नहीं करती है, सिर्फ पैसे का मूवमेंट रहता है, आना जाना, अपने एड्रेस पे भी नहीं मिलते हैं लोग, सिर्फ एक शेल एंटिटी बना के काम चल रहा है। ऐसे कंपनीज बनती हैं, वहाँ पे कुछ है नहीं है, तो बाकी वो काम वहाँ पे हो रहा नहीं हो रहा है, वो देखने के लिए। प्लस ATIC बहुत लोग क्लेम करते हैं, आप क्लेम तो कर रहे हैं, SEZ में डाल के अपना यूनिट दिखा दिया, लेकिन आप सिर्फ बाहर से माल लाते हैं, अंदर से लेबल चिपकाया और आपने आगे माल भेज दिया, लेकिन आप पूरा मैन्युफैक्चरिंग काम पे क्लेम कर रहे हैं ATIC का। तो ये सब चीज़ देखने के लिए बिजनेस ऑपरेशन चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। दूसरी चीज़ है अप्रिशिएटिंग द मॉडल्स ऑपरेशंस ऑफ टैक्स इवेजन्स एडॉप्टेड बाय पर्टिकुलर बिजनेस सेक्टर। कोई भी बिजनेस सेक्टर जैसे चल रहा है, रियल एस्टेट हुआ या जूल्स एंड ज्वेलरी हुआ या आपका कंस्ट्रक्शन का हुआ या इससे अलावा भी जो कुछ भी, वो देखने के लिए कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और देखने के लिए वाकई वो चीज़ उस हिसाब से है या नहीं।
वेरिफिकेशन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये तो नॉर्मल आप सबको पता ही, असेसमेंट चार्जेस में आप लोगों ने काम किया ही होगा अपने बॉसेस के साथ, तो आपने सब चीज़ें की होंगी क्योंकि हमारे विभाग में इंस्पेक्टर्स ही हैं जो मेन काम करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डमी आइडेंटिटीज, ये भी समाज से आते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स, ये तो किसी की बैलेंस शीट, अगर बैलेंस शीट में किसी को पैसा दिख रहा है, मान लीजिए द फॉर्म ऑफ शेयर प्रीमियम या सिक्योर्ड लोन्स को दिखा रहा है, तो उनकी सोर्सेज देखने के लिए कि ये बोगस तो नहीं है या जेन्युइन है, उसकी हमें इंक्वायरीज करनी पड़ती है। और डिडक्शंस की बात ऑलरेडी कर चुका हूं, ये बैंक से संबंधित आ जाते हैं। किसी की बेनामी प्रॉपर्टीज वगैरह आपको रिटर्न करनी है तो आप एसआरओ जो आपके रजिस्टर्ड ऑफिसर्स होते हैं, आपने यहाँ से रजिस्ट्रीज आप मंगाते हैं, वहाँ से वेरीफाई करके फिर आप जाके फील्ड इंक्वायरीज करते हैं कि वहाँ पे चीज़ है नहीं है और यहाँ पे क्या क्या हुआ है, कितने में बिका है, कितने में बिका है, बेनामी है या जेन्युइन प्रॉपर्टी है, वो सबकी इंक्वायरीज काम आती है। और गैदरिंग थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशंस, थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशंस में किसी ने लोन लिया किसी से, उसके बारे में आपकी क्रेडिट वर्दिनेस देखनी है, उसका काम कर रहा नहीं कर रहा है, इसे इंश्योर करने के लिए ये सभी इंक्वायरीज हम लोग कंडक्ट करते हैं। अब फील्ड इंक्वायरी से मतलब क्या हुआ? इंक्वायरी तो हम लोग अंडर सेक्शन 142(1) एसएससी में करते हैं। तो जहां तक मुझे लगता है, मे बी मेरा देखिए एक्सपीरियंस लिमिटेड है, मुझे लगता है कि जो 142(1) से कर रहे हो आप इंक्वायरीज तो है, बट आप उन्हें फील्ड इंक्वायरीज में नहीं बोल सकते, मुझे ये लगता है। फील्ड इंक्वायरीज मेरे हिसाब से ये है कि जो भी चीज वो बता रहा है या कह रहा है उसको वेरीफाई करने के लिए जो आप उसके इर्द गिर्द इंक्वायरीज करते हैं, आई थिंक मेरे ख्याल से वो ज्यादा फील्ड इंक्वायरीज में वो ज्यादा उस डेफिनेशन में कवर होगी। पहले मानिए फिजिकल वेरिफिकेशन से एक एस्पेक्ट हो गया है, इसके अलावा और भी इंक्वायरीज है, तो लेकिन मेन एसेसिस ना करके उसके आजू बाजू जो हम राउंड अबाउट से इंक्वायरीज करते हैं उसको हम फील्ड इंक्वायरीज में एक तरह से मोटा मोटा बोल सकते हैं। वो तो आप क्वेश्चन में मांगे रहे हैं उससे। अब फील्ड इंक्वायरीज आपकी दो तरह की हो सकती है, एक ओपन जो आप लोग जाते हैं अपना 106 लेके जाते हैं, किसी सामान आपने 131 में किया तो आप जो से पूछते हैं उसे ओपन हो गई है। डिस्क्रीट बेसिकली आप लोग असेसमेंट में नहीं करते हम लोग, लेकिन डिस्क्रीट वगैरह बेसिकली रिंग में और सर्विस के लिए करी जाती है। अब हमें लॉ में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड किए गए इंक्वायरीज करने के? देखिए इंक्वायरीज तो आप अनलिमिटेड वे से कर सकते हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स लॉ ने हमें क्या क्या पावर दी है जहाँ से हम लोग इंक्वायरीज कर सकते हैं। तो मोटा सेक्शन 141 जो हम लोग जैसे पूछते हैं, ये तो आप क्वेश्चन जब पूछते हैं कि भाई आपने इंक्वायरी जो आप उसको इंक्वायर करते हैं, जो भी चीज़ उसने बताई है रिटर्न में या आपके जो पहला क्वेश्चन चाहता है उसके अगेंस्ट उसने बताया है, तो आप उससे पूछते हैं फिर दोबारा से, लेकिन वो फील्ड में वैसे काउंट नहीं करता। फील्ड में बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं वो है सेक्शन 133(6), ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके बाद आप चाहो तो 131A भी कर सकते हैं, जैसे कि आज की तारीख में फेसलेस रिजीम आ चुकी है। क्या मैंने काम नहीं किया, बट जितना मुझे पता चला है कि अब इसमें असेसमेंट यूनिट है वो वीयू को रेफर करता है, तो वीयू वाले इसमें समन करके स्टेटमेंट भी ले सकते हैं उसका, तो एक तरह की ये भी इंक्वायरी है। और नोटिस अंडर सेक्शन 148AA, इसमें क्या है कि आप सभी आप लोगों को पता है कि आप रीअसेसमेंट करने के लिए अब सबसे पहले आपके 148AD का ऑर्डर पास होगा। उस ऑर्डर पास करने से पहले जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास RMS पे आई है उसको आपको सही से साबित करना पड़ेगा कि बाकी स्टेटमेंट हुआ है, तो उसके लिए लॉ ने ही आपको एक प्रोविजन दिया है कि आप ए के अंदर नोटिस भेज के इंक्वायर कर सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट ऑफ फील्ड इंक्वायरीज कहाँ पे जनरली आती है, मोटा मोटा जो व्हाट आई हैव थॉट थ्रू माय एक्सपीरियंसेस, वो आपकी पहले तो असेसमेंट में हो गई अंडर सेक्शन 143(3), रीअसेसमेंट में हो गई आपकी अंडर सेक्शन 147, और वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशंस जो डायरेक्टेड ऑफ INCI सेक्शन 135A, इसका एक नई ई वेरिफिकेशन स्कीम लॉन्च हुई है, पूरा इसका एक नोटिफिकेशन आ चुका है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो डायरेक्टर ऑफ सिस्टम्स INCI के पास भेजेगा तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है वो आप सब लोगों को पता होगा कि डिफरेंट FIUs हैं, डिफरेंट रिपोर्टिंग एंटिटीज़ हैं, वे लोग अपनी SFPs फाइल करते हैं, सिस्टम फिर इन इन्फॉर्मेशन को चर्न आउट करता है, अपने कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं वो रन करता है, और जहाँ भी मिसमैचेस देखता है वो थ्रो करता है वेरिफिकेशन करने के लिए, तो INCI ये काम करता है। तो INCI को एक्ट ने ही पावर दी है, जो उसकी SOP निकली है उससे पहले जो उसकी स्कीम निकली है, एक्ट ने ही पावर दी है कि आप 100 उसमें कर सकते हैं। TDS मिसमैचेस, TDS मिसमैच में जैसे CPC बहुत सारे TDS थ्रो करता है कि ये जो मिसमैचेस है आप इसको इंक्वायर कर सकते हैं। हाँ, इसमें ये आपकी प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही है, लेकिन आप CIT परमिशन लेके आप इसमें इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर सर्वे हुआ TDS में तो ऑटोमेटिकली प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है तो आप इंक्वायरी डायरेक्ट कर सकते हैं।
नहीं तो आप सीआईडी से परमिशन लेके टीडीएस मिसमैचेस केसेस इंक्वायरी कर सकते हैं। सर्च एंड सर्वे एक्शन वो आप सब लोगों को पता ही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम असेसमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो फेसलेस रिजीम में जैसे मैंने आपसे कहा कि अब नई एसओपी आ चुकी है, ये एसओपी आपकी 2022 में आई है। तो इसमें फाउक जब आप असेसमेंट करते हैं, आप फाउक के साथ रहे होंगे, जो आपका फेसलेस असेसिंग ऑफिसर है, उसके साथ काफी लोगों ने अपना काम भी किया होगा। तो एसएससी को या थर्ड पार्टी को डायरेक्टली वो भी अपने 136 का नोटिस भेज सकता है, उसको पावर है भेजने की। लेकिन इन केस अगर उस एसएससी का उस थर्ड पार्टी का कोई डिजिटल प्रिंट नहीं है और या कोई नॉन रेस्पॉन्सिव है, तो वो वी को भी रेफर कर सकता है केस करने के लिए, मतलब इंक्वायरी करने के लिए। नहीं, पहले वेरिफिकेशन और असेसमेंट के लिए। हाँ, वो तो ये कि आप असेसमेंट करते वक्त बाकी दिक्कत आ रही है, वो नहीं हो पा रहा, वो आपका मेन एसएससी ट्रेस नहीं हो रहा है, आई थिंक इन दैट केस आप जॉब को ट्रांसफर कर सकते हैं, जहां तक मुझे थोड़ा सा आइडिया है इसका। तो फाउ कैन रेफर वेरिफिकेशन यूनिट फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरीज अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो पहले जो आपकी एसओपी है, उसी एसओपी में कंडीशंस दी हुई है। पहली तो है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट ऑफ एनी अदर पर्सन, कि वो बंदा मिल ही नहीं रहा आपको, किसको नोटिस भेजेंगे, आप कैसे करेंगे, क्योंकि आपका कोई प्रेजेंस ही नहीं है, आप चेहरा विहीन है, तो आप कैसे करेंगे। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन वेरिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ नो रिस्पॉन्स बाय एनी अदर पर्सन, कि आपकी थर्ड पार्टी या किसी एनी अदर पर्सन को आपने नोटिस भेजा बट कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, तो आपके तो मतलब इतने ज़्यादा रिसोर्स आपके पास नहीं है, ना आपके पास पावर है कि आप उसको कर सको, आप व्यू को फिर रेफर कर सकते हैं। तीसरा सिनेरियो है फिजिकल वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, जहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन देखनी है। जैसे डिडक्शंस में आप जाके देखते हैं 54F क्लेम किया हुआ है कि हमने जमीन बेच के मकान लिया, मकान नहीं सिर्फ एक टीन शेड बना रखा है, लेकिन पूरा आपने जो कैपिटल अकाउंट था पूरा आपने पैसा उसका क्लेम कर लिया है। दूसरा, पेड की ऐसी वाली केसेस डिडक्शन जो हम कर रहे थे, तो फिजिकल वेरिफिकेशन बहुत इंपैरेटिव हो जाती है, तो आप यहाँ पे व्यू को ये भी लिख सकते हैं। इससे कुछ बेसिक प्रोसीजर्स हैं एज पर द एसओपीज, जो आपको थोड़ा फॉलो करने पड़ेंगे। उसमें पहला ये है कि रीजंस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, जो भी आपका जो भी आपके ये फाउ है, उसको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि वो क्यों आप व्यू को रेफर कर रहा है, और केस हिस्ट्री में आईटीबी पे आप नोट कर सकते हैं। जो बात की जो सेकंड और थर्ड सिनेरियोज हैं, इसके अगर जिसमें आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है थर्ड पार्टी से, दूसरा कि आपको फील्ड वेरिफिकेशन करानी है, तो इसमें आपको अपने पीसीआईटी एयू का परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको भेज पाएंगे। दूसरा कंडीशन ये है। और तीसरा ये है कि आप जो भी रेफर करेंगे वो आप इनसाइड पोर्टल पे आप उसका रेफरेंस देंगे, मतलब जो आपका फाव है, फाव जो व्यू को लिखेगा वो थ्रू इनसाइड पोर्टल लिखेगा, उसमें यूटिलिटी है वो आपसे भेज सकता है उसको। रेफरेंस जो होनी चाहिए वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए। ये आप जो एसओपी डाउनलोड करेंगे इनसाइड से आईटीबी से, तो उसको ऑलरेडी कनेक्शन दिया हुआ है, उसमें मेंशन है कि फॉर्मेट क्या है, वो आपको मिल ही जाएगा। ये सब करते हुए देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच हैज टू बी टेकन केयर। जैसे अब ये नहीं कि जस्ट टाइम बाय करने के लिए कि ऊपर से रेंज हेड ने प्रेशर डाला है कि केसेस करने हैं और आपके पास टाइम नहीं है, तो आपने उसको व्यू को रेफर कर दिया। ऐसा भी होना चाहिए, टाइम बाय करने के लिए उसको रिन्यू करना चाहिए। तो जितना मटेरियल आपके पास है, जो जो डेटाबेस आपके पास अवेलेबल है, जो जो रिसोर्सेज हैं, पहला तो उन्हें एनालाइज कर लीजिए। फॉर एग्जांपल किसी के पास से किसी पार्टी को ले लेते हैं एग्जांपल, लोन आया है, अनसिक्योर्ड लोन। आप चाहें तो कोई कंपनी है जो थर्ड पर्सन है, आप चाहें तो एनसी डेटा वेबसाइट से आप उसके बैलेंस शीट और वो खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आप रिसोर्स आपके पास है, आप चाहे तो कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि आप सीधे व्यू भी लिख देते हैं। ऐसे बहुत से सिनेरियोज हो जाते हैं जो काम आप खुद कर सकते हो इनसाइट से, या जो भी डेटाबेसेस है एमसी की वेबसाइट से या जनरल उसी चीज़ों से आप नहीं कर पाते हो, लेकिन फिर भी व्यू कर देते हो। तो कटिंग शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जितना भी रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है, पहले आप उनके एग्जॉस्ट कर लीजिए। आपको लगता है कि आप इसके आगे नहीं बढ़ सकते, देन यू राइट टू द लीड। जो भी आप इंक्वायरी करने के लिए मैटर भेज रहे हैं व्यू के पास, दैट शुड बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, मतलब रोविंग और फिशिंग टाइप की चीजें ना हो। स्ट्रेट अवे वो चीज मांगिए व्यू से जो आपको चाहिए, जो आपके असेसमेंट आपको लगता है कि यहाँ पे आके एक डेड वॉल आ गई है या ब्लॉक आ गया है, अब जब तक इंक्वायरी नहीं हो पाएगी, आप आगे नहीं मूव कर पाएंगे, तो आप बहुत ही स्पेसिफिक रह लीजिए, व्यू कंफ्यूज ना हो। और मल्टीपल एक ही केस में मल्टीपल रेफरेंसेस अवॉइड कीजिए। बेटर है कि आप पहले केस को समझ लीजिए, पूरा स्टडी कर लीजिए आपके एसएससी में, उसके बाद आपको लगता है क्या क्या चीजें पूछनी चाहिए, तो एक केस में आप एक ही बार में सारी चीजें पूछ लीजिए, मल्टीपल रेफरेंसेस अवॉइड कीजिए। अब व्यू कैसे वेरीफाई करेगा, व्यू कैसे फील्ड इंक्वायरीज करेगा, उसके लिए भी एसओपीस में कुछ चीजें लिखी हुई हैं। जैसे पहले दो सिनेरियोज में तो व्यू में कंडक्ट इंक्वायरीज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड,
कोशिश ये रहनी चाहिए व्यू में, अगर आपकी कभी पोस्टिंग होती है किसी की, तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि जितने भी हो सके आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही रखिए, मैनुअल मोड पे बाद में स्विच कीजिएगा, पहले इलेक्ट्रॉनिक में करिएगा जो भी कम्युनिकेशन कर रही है आप उसके साथ। व्यू पब्लिक डोमेन से एक्सेस कर सकता है, जैसे एमसी की वेबसाइट हो गई है, एसआरओज हो गए हैं, रजिस्टर्ड ऑफिसर्स हो गए हैं, और जीएसटी वाले हो गए हैं। तो जितने भी ये लोग हैं आप उनसे भी इंक्वायरी कर सकते हैं, उनसे भी आप डेटा ले सकते हैं, उनसे भी इंफॉर्मेशन आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तीसरा एड्रेस वेरिफिकेशन है। एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए तो आपको तो फिजिकल फॉर्म में किसी को डिप्यूट करना पड़ेगा, वो जाके फिर वेरीफाई करके आएंगे वहाँ पे जो चीज़ है, जो एड्रेस दिया गया है वहाँ पे काम होता है नहीं होता है, तो बिजनेस रन कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो आपको फिजिकली के थ्रू कराना पड़ेगा। और फोर्थ में आप समन्स भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एसएससी कहता है कि मैंने सी किया वो किया, या आपके पास कोई वैसा केस पहुँचता है सर्वे का वगैरह का उसमें, जहाँ पे आपको जरूरत लगती है कि हाँ अगले का स्टेटमेंट लेना बहुत जरूरी है, उसको एक लीगल फॉर्म में डालना बहुत जरूरी है, अच्छा केस बन सकता है, तो आप समन भी कर सकते हैं। उसका प्रावधान आपको 131(1) में दिया हुआ है, आप समन करके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं इसमें। अच्छा, अभी तक के इसमें कुछ सवाल पूछना हो, कुछ डिस्कस करना हो, एनीथिंग? कुछ भी? बस आप सब लोग काम किए हुए हैं तो मोरल से चीज आपको पता ही है। दूसरा हम आ जाते हैं रीअसेसमेंट पे। असेसमेंट तो आपका पहले हो गया, रीअसेसमेंट में कि कोई भी चीज है आपको उसे रीअसेस करना है, चाहे वो आपका 143(1) उसका वो हो, कंडेमेशन के बाद का हो, या चाहे आपके कोई इन्फॉर्मेशन आपके आरएमएस से आई हो आपके पास, या कोई भी विंग से या किसी और यूनिट से आपको रेफर केसेस आए हो, चाहे वो एनसीआई हो। तो उसमें जैसे हमने आपसे बताया कि आप 148AA में पहले आपको अगर चाहो तो आप नोटिस भेज के इंक्वायरी कर सकते हो। द वर्ड यूज देयर इज अ मे। अगर आपको लगता है कि इंक्वायरी करने के बाद और ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग हो सकती है तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं। इसमें नोटिस आपका वो ए मिल जाएगा। सर ये पूछना कि जैसे इंक्वायरी के दो दिया आपने 143 और 147 क्या मैं 144 में इंक्वायरी कर सकता हूँ? 144 में हाँ कर सकते हैं। देखिए मोटा मोटा अब उसे बेस्ट जजमेंट 143/144 कर लीजिए। 144 की नौबत जब ही आती है जब 143 में जब नहीं हो रहा है, जब बेस्ट जजमेंट आप कर रहे हैं, जब वो एक्सपार्टी कर रहे हैं आपको, तो स्लैश लगा लीजिए 143 के सामने, वो भी उसमें कर सकते हैं। इंक्वायरी इनफैक्ट आपको उसमें ज़्यादा इंक्वायरी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने अपने टाइम पे देखा सबसे ज़्यादा केसेस जो होते थे ऑडिट में वो 144 वाले केसेस पे खुलते थे कि इस केस में आया, इसमें कैश डिपॉजिट आपने वो किया, इसकी सारी बैंक स्टेटमेंट क्यों नहीं मंगाई, वो क्यों नहीं ऐड करी, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी वजह 143 के। जुडिशरी भी इस बात को कहती है कि बिफोर ओपनिंग एनी केस, कोई भी आप केस रिओपन कर रहे हैं, यू शुड बी श्योर शॉर्ट सर्टेन कि बाकी स्टेटमेंट हुआ है, क्योंकि आप अभी देख रहे हैं अब तो स्ट्रक्चर्स पास होने लगे हैं, कॉस्ट लगने लगी है अब तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। कोई भी केस खोलते हुए आप श्योर हो जाइएगा कि बाकी स्टेटमेंट हुआ है। थोड़ा काम बढ़ता है और थोड़ा सा टाइम कम रहता है, बट फिर भी इसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि जो अप्रूवल दे रहा है उस पर ज़्यादा नहीं जाता है, सीधे एओ के ऊपर कॉस्ट लग रही है। तब आप एओ बन जाएंगे सबके सब, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि इस चीज़ को थोड़ा सा वो रहती है। जुडिशरी इसको बहुत हार्ड वे में लेती है। और एक बार जब आपने रीअसेसमेंट में केस खोल दिया है, नोटिस जा चुका है 148 का, तो फिर तो आपकी प्रोसीडिंग सिमिलर लाइक 143 हो जाती है। फिर तो आप उसमें 143(1) भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस 136 भी यूज़ कर सकते हैं, तो नॉर्मल रूटीन का असेसमेंट केस बन जाता है। ई वेरिफिकेशन स्कीम 2021 की जो आईएनसीआई का जो चार्टर है, मैंडेट है, उसके पास आई है वेरीफाई करने के लिए। हो सकता है आप लोग के कुछ लोगों की एज एन आईटीओ आपकी पोस्टिंग आईएनसीआई में भी हो, तो जैसे मेरे पास आईएनसीआई का चार्ज है, तो वहाँ पे जो मेरे आईटीओ है मोस्टली वो उनके पास केसेस एलोकेट हो जाते हैं एज पर जुडिक्शंस, वे लोग बैठ के फिर उसको वेरीफाई करते हैं। सिस्टम इनसाइड पोर्टल पे इंफॉर्मेशन फ्लैग हो जाती हैं। मोस्टली 18 एसएफटीज हैं, कैश डिपॉजिट्स की है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स की है, लैंड्स बाय की है, मूल प्रॉपर्टीज़ की है, तो उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन आती है, रिटर्न तो फाइल किया नहीं है लेकिन प्रॉपर्टी का उसमें डिटेल दिख रहा है, लैंड बेची खरीदी है, तो वो आपको वेरीफाई करना रहता है। जनरली एसओपी इस पे लॉन्च की गई है, तो एसओपी की ऑडिट करना है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में करना है, फेसलेस नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मोड में करना है। तीसरा टीडीएस मिसमैचेस, वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं अभी आप। नेक्स्ट जो चीज आती है 136, सबसे इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि यही सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज करते हैं। पावर इसमें काफी ज्यादा है, इतनी नहीं जितनी समनिंग में होती है। समन बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि आप उसमें किसी को एक तरह से कमांड कर रहे हैं कि आप आइए इन्फॉर्मेशन दीजिए, नहीं तो जो लीगल प्रोविजंस उसके बहुत वो हैं। समन्स अगर रिजेक्ट हो जाए, समन्स अगर अनआंसर्ड होते सर्च हो जाती है। सर्च का जो वारंट का आप देखेंगे उसमें जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है कि अगर मैं समन करके इसको बुलाता तो ये ना आता,
ये मुझे पूरा विश्वास है। तो इसलिए सर्च इसके ऊपर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले छोटा इंस्ट्रूमेंट है 126, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस पे वो कोई सामने वाला अगर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो पेनल्टी भी लीवी कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कहने के लिए है, पेनल्टी भी इस पर लगा सकते हैं। लैंग्वेज आप लोगों ने पढ़ी हुई है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो मैंने यहाँ पे कॉपी की है। इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें ये है कि अगर असेसिंग ऑफिसर के पास है जिसकी थर्ड इंक्वायरी करनी है तो वो तो सीधे स्ट्रेट अवे भेज सकते हैं अगर प्रोसीडिंग्स उसकी चल रही है। तो प्रोसीडिंग्स इन द फॉर्म कोई भी विभागीय प्रोसीडिंग्स असेसमेंट की भी हो सकती है। अपीलेट अथॉरिटी ने अगर आपके पास दोबारा से सेट डिसाइड करके इस भेजा तो आप उसमें भी कर सकते हैं। 263 में अगर आपके सीआईटी ने बोला तो आप उसमें भी कर सकते हैं। होता ये है कि प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए जिससे भी आप इंक्वायरी कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में, या उससे संबंधित थर्ड पर्सन जो भी इसके साथ में आप उससे भी 136 इन्वोक कर सकते हैं। अगर प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही है जैसे कि टीडीएस है, वहाँ पर प्रोसीडिंग्स नहीं होती हैं इस तरह की, लेकिन उनको इंक्वायरी करनी है तो फिर आपको परमिशन लेना होगा। या बहुत सारी बीच बीच में पहले तो अब नहीं है, टेप आ जाती, टीपीज आ जाती थी, आप लोग वेरीफाई करते थे, प्रोसीडिंग्स से कुछ नहीं है, वो तो हमारे पास एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है, तो आप उसे वेरीफाई करने होते थे तो आपको पहले सीआईटी का परमिशन लेना पड़ता था, पीसीआईटी का, उसके बाद ही आप 136 भेज सकते हैं। ये इसका ध्यान रखिएगा, टेक्निकल मैटर है। नहीं, वो प्रोसीडिंग्स में नहीं आएगी, वो तो उसका एक वही खाता है, इतनी बड़ी एपी है उसमें आप वो प्रोसीडिंग्स में नहीं, उसका लेजर अकाउंट खुला हुआ है विभाग के साथ, इतना लेन देन बचा हुआ है, वो प्रोसीडिंग्स आप काउंट नहीं कर सकते। वो आप अगर उसने नहीं किया तो फिर उसके हिसाब से आप उतना और उस पर लगा देते हैं, बट मैंने कहीं देखा नहीं उसको प्रोसीडिंग्स में काउंट करते हुए। कोई केस लॉ हो तो आप मुझे बताओ, या आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग कुछ और हो तो शेयर करो। नोटिस के बाद वो डिमांड जो पे डिफॉल्ट करने की, पे ना करने की वजह से, बट मेरे सामने कोई इस तरह का आया नहीं, क्योंकि पहले तो 221 अवॉइड करते थे, बिकॉज उसका जो आप फिर से पेनल्टी लगाते हैं वो इक्विवेलेंट सम की हो जाती है, ऑलरेडी इतनी बड़ी डिमांड डॉजर खड़ा है, फिर और उसको और डॉजर बना देते हैं, तो लेकिन प्रोसीडिंग्स में आएगी नहीं आएगी मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ इसके ऊपर। किसी और को इस पर व्यू हो? हाँ, अपील जाएगा ना, क्योंकि आप अभी जो अपील में रिमांड रिपोर्ट जो आती है तो सीआईटी अपील को पावर है, सीआईटी अपील कर सकता है 136, क्योंकि उसका जुडिशन भी वही है जो एक बार रहता है। हाँ, उससे रिमांड रिपोर्ट की ना, तो रिमांड रिपोर्ट पे आप एओ नहीं है, आप एओ ऑन द बिहाफ ऑफ सीआईटी अपील है, तो आप जो भी इंक्वायरी कर रहे हैं आप सीआईटी अपील के बिहाफ पे कर रहे हैं, तो यू कैन सेंड 136 स्ट्रेट अवे। नहीं समझ रहा जैसे 143 होता है तो मैं पर्टिकुलर एसएससी के लिए कर रहा हूँ, लेकिन 133 का बात यही है कि कोई भी प्रोसीडिंग है तो उस प्रोसीडिंग में किसी भी पर्सन से जो भी ट्रांसफर कर रहा हूँ उसका असर कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, एनी ट्रांसफर एनी पर्सन आपके पास, लेकिन मुद्दा होना चाहिए, यस, अदरवाइज वो फिर वो जुडिशल जाके रेड भी कर सकता है कि मुझे पर हैरेस किया जा रहा है, आप कर सकते हैं। हाँ, अगर प्रोसीडिंग्स है तो सीधे कीजिए, नहीं है तो आप सीआईटी का परमिशन लीजिए, तो वही वैलिडेट हो जाता है जब सीआईटी। पीएनएल में उसने कहीं भी डेबिट दिखाया है, कहीं भी, चाहे वो कोई भी हो, आप उससे सवाल खड़ा कर सकते हैं सीधे 136 में कि भाई इसने अपनी पीएनएल में इतना दिखाया है आपको डेबिट, तो आपको मिला है नहीं मिला, आप किससे पूछ सकते हैं। सेक्शन 1990A में एसी से नीचे नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा, जहाँ पे आपका ये फॉर्मूला आ जाता है तो उसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल टैक्सेशन वगैरह जो मैटर आते हैं वो एसी के से नीचे नहीं कर सकते आप ये, क्योंकि बीइंग एन एओ आईडीओज कर सकते हैं लेकिन इसमें नहीं कर सकते। इसमें कुछ और स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। 121 की सीधे देखिए पेनल्टी में दोनों में फर्क है। 121 का क्या है कि समन अगर आप जंप कर देते हैं डेट, तो आप स्ट्रेट अवे कुल सम अमाउंट 10,000 की पेनल्टी उस पर लगा देते हैं। इसमें हाँ, इसमें 272A2 आई थिंक ये वाली पेनल्टी यूज होती है। जब तक वो नॉन कॉम्प्लायंस रहेगा उसका।
अब 131 में आप उसको देखिए, एक्चुअली सिविल कोड का आपको पावर है, उसमें मेंशन है उसके अंदर। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक बार सबन किया था जब मैं दिल्ली में था, तो ही हैज नॉट रिस्पॉन्डेड टू इट। जो उसका लोकल जुडिशियल एसआई था ना, मैंने उसको एक लेटर लिखा, यू हैव बीन डायरेक्टेड ये करके इसको प्रोड्यूस कीजिए इस वाला टाइम पर। वो लेके आया नहीं, ये तो कानून का वो है ना, आपको जुडिशियल कोर्ट का पावर सरकार ने दे दिया है, तो आप उसमें नोट कर सकते हैं। जो वहाँ का लोकल पुलिस थाना है, एसआई है, वो सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो तो पार्लियामेंट ने बोला है और इस समन के लैंग्वेज में बोला है। 136 में ये पावर नहीं है। एग्जैक्टली, आप वहाँ पे जुडिशियल अथॉरिटी हो जाते हैं। यस, अब आप बिलीव नहीं करेंगे, जब हम लोग डीडी हुआ करते थे विंग वगैरह में, तो हर तरह के केसेस होते हैं, तो लोकल सीएसडीएम से आ जाता था, नाम से आता था, आपको आना है, आप आना है तो आना है। जबकि हम सीनियर डीडी हुआ करते थे, तो जाना है, कोर्ट है, भले इसी वो बैचलर में छोटे होंगे जुडिशियल सर्विस के, लेकिन जाना है भाई, कोर्ट है भाई, सरकार है तो है। तो ये रहता है, उसमें पावर हो जाता होती है कि आप उसको कमांड कर रहे हैं, आप रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे तो आपकी 136 लैंग्वेज होती है, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड एंड थॉट, वहाँ पे ये नहीं होता, यू आर डायरेक्टेड, यू आर कमांडेड टू डू दिस, तो उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है। पर्सन्स की डेफिनेशन तो आप 231 में देख लीजिएगा, जो स्टेट ऑफ इसमें मेंशन है ही है। ये पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया है कि जो फॉरेन वाले हैं वो एसी से नीचे नहीं होना चाहिए, जहाँ पे डबल टैक्सेशन वाले मैटर्स होते हैं, ट्रांसफर टैक्सेशन वाले, वो एसी से नीचे आप नहीं वो कर सकते। तो टाइम लिमिट नहीं है 136 भेजने की, असेसमेंट चली वो तो टाइम डिफाइंड हो जाता है, बट इसके अलावा कोई इंक्वायरी करनी है, कोई कंप्लेंट आ गई है, या किसी का कोई टैक्स इवेजन का पिटीशन आ गया है, तो आप कभी भी कर सकते हैं। हाँ, बस ये ध्यान रखिएगा कि अगर जो आप तो 5 साल कर दिया है, शायद अभी अमेंड करके उससे बियॉन्ड नहीं जा सकता, तो उससे पुरानी इन्फॉर्मेशन को करने का कोई फायदा नहीं, वो खोलोगे किस सेक्शन में, उसका आप लॉजिकल एंड तक तो लेके जा नहीं सकते आप, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि अगर प्रोसीडिंग्स नहीं है तो आप कमिश्नर का परमिशन लेके, पीसीआईटी का परमिशन लेके आप 136 का नोटिस रिमूव कर सकते हैं। बाकी कुछ केस लॉज हैं जहाँ पे कोर्ट्स ने कहा है कि जो पावर की आप बात कह रहे थे, कितनी पावर इसमें है 136 में, कोर्ट्स ने बोला कि अगर बोला है तो करना है। इन्वेस्टिगेशन में इसका बहुत अहम वो बन जाता है फील्ड इंक्वायरीज का, क्योंकि कोई इन्वेस्टिगेशन डिपेंडेंट इस पे होती है। आपने डेटाबेस सर्च करके, इनसाइट सर्च करके सर्च बना तो ली है, लेकिन फील्ड में एक्चुअली हो क्या रहा है, क्योंकि रियल टाइम एक्शन है, आपको पूरी टीम के साथ जाके एक सर्च माउंट करनी है, वहाँ पे चल क्या रहा है, कितने लोग हैं, कितना बड़ा प्रोमाइसेस है, कितनी प्रोमाइसेस हैं। तो जब तक अगर आप अच्छे से फील्ड इंक्वायरी नहीं करेंगे, तब तक सर्च नहीं सक्सेसफुल हो पाएगी। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है इनका, मेरी पूरी सर्च इंस्पेक्टर से डिपेंडेंट होती थी। जितनी अच्छी इंक्वायरी हुई है, जितनी अच्छी रेकी हुई है, उतनी अच्छी सक्सेसफुल सर्च हुई है। एंड भगवान का आशीर्वाद रहा है कि मुझे बहुत अच्छे इंस्पेक्टर्स मिले हैं दिल्ली के। मेरा टेन्यूर पूरा दिल्ली में रहा है, एंड कुछ इंस्पेक्टर्स इतने अच्छे थे, जैसे सहारा में अभी 143-150 करोड़ कैश रिजर्व हुआ था, वो उन इंस्पेक्टर्स ने किया हुआ था। लकीली उन इंस्पेक्टर्स ने मुझे ट्रेन किया था जब मैंने फील्ड ज्वाइन किया था। तो रेकी में भी लोग मास्टर्स थे, फील्ड इंक्वायरीज में। रूप बदलना, कहाँ के हो, बिहार जाके, बॉम्बे जाके भी या साउथ जाके भी कैसे पता करना है कि वहाँ रहता है या वहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है, यहाँ पे कौन कौन बैठता है, कैसे करना है, तो वो बहुत अच्छा काम करते थे। तो आप सब लोग इंस्पेक्टर्स रहे हैं, आप लोगों ने अपने टेन्योर में कहीं ना कहीं आपने सब काम किए होंगे। तो विंग में फील्ड इंक्वायरी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। सर्च सर्वे एक्शंस के अंदर आपको सर्वेलेंस वगैरह रहती है, जैसे कि यू ट्रैक अ पर्सन, भाई ऑफिस तो दिखा रखा है उसने, लेकिन उस ऑफिस में बैठता है नहीं बैठता है, चलिए बैठता भी है, तो उसका एक बैक ऑफिस भी हो सकता है, तो उसके मूवमेंट्स क्या हैं, कितनी बार वहाँ जाता है, कहाँ इसके मूवमेंट्स हैं, ये सब भी चेक करने पड़ते हैं। क्योंकि मेन ऑफिस में तो कभी कोई चीज़ रखता नहीं है, मोस्टली बैक ऑफिस में रखते हैं, तो सर्वेलेंस भी आपको करनी पड़ती है। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फील्ड इंक्वायरीज। आप उसके CDRs वगैरह, कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह मंगाते हैं, उनको सर्च करते हैं, फिर पैटर्न ड्रॉ करते हैं, किन लोगों से ज़्यादा बातें करता है, कनेक्ट रहता है और किस टाइम पे करता है, तो उससे फिर उसके हवाले ऑपरेटर्स, उसके अंगड़िया, उसके मनी हैंडलर्स, उनका पता लगाते हैं। तो ये भी से फील्ड इंक्वायरीज का पार्ट है। फिर प्रीमाइसेस कितना बड़ा है, कितने एग्जिट्स हैं, कितने फ्लोर हैं, कितने लोग होंगे,
तो उस हिसाब से अगर आपने टीम बनाएंगे तो उतनी पुलिस प्रोटेक्शन लेके जाएंगे, और किस हिसाब से कंट्रोल करना है शुरू का आधा घंटा आपको प्रोमाइस को, वो पूरा फील्ड इंक्वायरी पर डिपेंडेंट होता है। प्लस नेबरहुड कैसा है, जैसे कानपुर में भी हमने TDS में एक सर्वे किया था, तो जो एरिया था वो बहुत ही कंजेस्टेड एरिया था और एरिया माइनॉरिटी वाला एरिया था, तो अब यहाँ पे डब्ल्यू श्योर कैसे कैसे करना है कैसे नहीं करना है, छोटी छोटी गलियाँ थी, कैसे टीम को लेके जाएं, और पुलिस का एक प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा लगा था। तो ये सब मैटर फील्ड इंक्वायरी में चलते हैं, क्योंकि आपके ऑफिसर्स, मतलब तो आप सभी लोग ऑफिसर्स हैं, आप तो अपने ऑफिस से बैठेंगे, लेकिन आप इंस्पेक्टर के यही काम होगा वहाँ जाके सब करें, वो आप ही लोग बताएंगे कि नए नए लड़के आएंगे अभी ज्वाइन करेंगे आके, आप लोग रिपोर्ट करेंगे, तो आप ही को बताना है कि क्या दायरे में रह के इंक्वायरी करनी है, किन किन पॉइंट्स पर करना है। और अगर फील्ड इंक्वायरी करने जाए तो यू शुड हैव अ थॉट इन योर माइंड कि पहली बात तो कि आप किस लिए इंक्वायरी करने जा रहे हो, जब तक वही क्लियर नहीं होगा आपको तो आप वहाँ जाके इंक्वायरी भी नहीं कर पाओगे। तो वो आइडिया क्लियर करना आपने इंपॉर्टेंट कि बॉस को चाहिए क्या है, व्हाट द ऑफिसर वांट्स, जब तक आप वो कन्वे नहीं करोगे अपने स्टाफ में, इंस्पेक्टर्स में, वो इंक्वायरी भी नहीं कर पाएगा। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि हम करने क्या चाह रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, प्रिकॉशंस इंक्वायरी के बाद क्या क्या रखनी चाहिए वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फिशिंग और रोविंग इंक्वायरीज ना करें, बी स्पेसिफिक, आप क्या पूछ रहे हैं, आपके क्या जवाब, मतलब क्या जवाब चाहिए आपको। फॉर एग्जाम्पल किसी ने लैंड ट्रांजेक्शन दिखा रखी कि मैंने उससे लैंड खरीदी है या उसको बेची है, अब आपने उसको क्वेश्चन भेजा 136 का, अब आप उससे कहते हैं कि आप अपना PNL, आप क्या धंधा करते हैं, अपने सारे बैंक स्टेटमेंट भेजिए, आपके क्या क्या है, ये सब है। वो सवाल नहीं पूछने तो अच्छा रहेगा। आपका सिर्फ एक ट्रांजेक्शन से लैंड का था, लैंड संबंधित पूछिए कि आपने कब लैंड खरीदा था, मोड क्या था आपका, कितने साल आपने रखा, क्या क्या बस। लेकिन अगर आप उससे पूछना कि बिजनेस क्या करते हैं, कितने पार्टनर्स हैं, कितना आपका वैल्यू है, कितना क्या है, वो सब मत पूछिएगा, बिकॉज दैट पुट्स अ डिपार्टमेंट अ वेरी बैड पिक्चर। उसे लगता है कि जो ऑफिसर है उसे पता नहीं वो कर क्या रहा है। जैसे कभी कभी असिस्टेंट देखेंगे आप, जो प्राइमरी क्वेश्चन जाता है वो है टैबलेट, स्टैंडर्ड टैबलेट है 25-30 क्वेश्चन की, चाहे लिमिटेड स्क्रूटनी हो चाहे कंपल्सरी स्क्रूटनी हो, वो क्वेश्चन जाना ही जाना है। वो सब चीज़ें अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि जब अभी तो क्या फेसलेस हो गया है, सेंट्रल में मेरा काफ़ी टाइम रहा है, तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो खुद आके हमसे बोलते थे ये सारी क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लगता है कि ऑफिसर को पता ही नहीं पूछना क्या चाह रहा है, कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी तो कुछ ना कुछ तो निकाल ही लूंगा मैं। तो आप कभी आपके सामने नहीं कहेंगे भी, लेकिन चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी आप पूछ रहे हैं बी स्पेसिफिक टू इट, और ये डर भी निकाल दीजिए कि ये ना छूट जाए, वो ना छूट जाए, ये ना छूट जाए, कि ऑडिट में पकड़ा जाएगा, विजिलेंस हो जाएगी, ये सब चीज़ें निकल जाइएगा। जो सवाल है आपके, जो जिस पॉइंट पे आपकी स्क्रूटनी रेज हुई है, चाहे लिमिटेड हो, कंपल्सरी हो, जो भी है, आप उसी पे स्टिक रहिए, उसके बियॉन्ड मत जाइए। और आप अच्छी इंक्वायरी कीजिए, अप टू द पॉइंट कीजिए, जब आप आएगा ना आएगा वो अलग बात है, लेकिन जब आपका CID अपील के ऑर्डर पड़ेगा ना वो भी समझ जाएगा। लेकिन आप वही 25-30 क्वेश्चन का टैम्पलेट भेजेंगे, वो उससे कोई मज़ा नहीं आता है। और वो सारे पॉइंट्स तो मैं कवर कर चुका हूँ। इंक्वायरी संबंधित कभी कोई ऐसा इंसिडेंट इंक्वायरी करते वक्त, इंक्वायरी सभी ने की होगी, मैं तो आई कैन अज्यूम दैट। कुछ पूछना चाहे, कुछ भी एनीथिंग, या इसके बियॉन्ड भी। सर्विस के लिए वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजना पड़ेगा ना आपको। जैसे कोई डिबेट नहीं कर सकते, तो सर्व हो रहे फिर कैसे इंश्योर करते हो? नहीं, मैंने तो काम नहीं किया है, मेरा टेन्योर मोस्टली इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल नहीं कर रहा है, बट फिर भी
मतलब वीयू भेजेगा तो ईयू के बारे में कैसे पता चल जाएगा उसको? आई डोंट थिंक सो। वीयू को नहीं पता कि कौन ईयू बनेगा, क्योंकि इंक्वायरी तो चेन्नई से भी आती है उसके पास, क्योंकि लखनऊ वाला केस चेन्नई में भी हो सकता है। हाँ, उसमें क्या सुबह में क्लास में ये भी लिखी है कि जुडिशियल इसमें नहीं लाई कर रहा है, तो वो जो नियरेस्ट जुडिशियल है उसके वीयू को भेजिए। इसी शायद इसी वजह से लिखी गई है। पेनल्टी बेकार की हो जाएगी, लीगल हेल्प नहीं आएगी पेनल्टी। अच्छा, असेसमेंट के समय डेथ हो गई उसकी, असेसमेंट जो वो भी लीगल एरर नहीं हुआ, बहुत सारे क्राइटेरिया ऐसे कहते हैं। ये क्या एसओपी में लिखा है या किसी केस लॉ में आपने देखा? बिकॉज एक्ट में तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। किस केस लॉस में आपने देखा होगा जहाँ पे कोर्ट ने बोला होगा कि अगर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ असेसमेंट अगर एसएससी का डेथ हो गया है तो पेनल्टी जो जॉब के पास चला जाएगा। देखिए, अगर ड्यूरिंग असेसमेंट अगर पता चलता है, अगर डेथ हो चुकी है, पहले हो चुकी है, तो वो असेसमेंट लीगल हायर भी होना चाहिए। बाकी और बिल्कुल सही है। असेसमेंट केसेस होता है सर, उसमें नोटिस सर्विस नहीं होती, इस पार्टी और पार्टी को मैटर हो गया, फिर पेनल्टी हम लोग को आता है, फिर पेनल्टी दिक्कत है, ये सब है, नुआंसेस आते हैं। एक्चुअली जब से केसलेस हुआ तो और ज़्यादा ही आते हैं। एटलीस्ट जब पहले नॉन केसलेस रिजीम था तो उसको पता चल जाता था कि क्या अभी है या नहीं है। तो उसमें व्यू तो सब करा सकते हैं जाके। अभी तो आप पहले भेजेंगे मेल से, उसके बाद फिर अगर नहीं होता तो वीडियो भेजना है। वीडियो कब रिप्लाई करता है? सर वीयू भी स्टेट कोर्ट भेज देता है, वो भी फिर स्टेट को रिटर्न बैक हो जाता है, तो वो लिख के देता है कि स्टेट कोर्ट से भेजा, वापस आ गया, उसका हम क्या करें? जब तक तो नहीं होता है कि ऊपर से जो है ऑनलाइन का बायोमेट्रिक से इसलिए जल्दी से नंबर की डेट अप्रोच हो रही है। एक वीडियो होता है उसका ड्यूरेशन लखनऊ वाले का गोरखपुर जाना है तो वो कहाँ जाएगा? एक इंस्पेक्टर कहता है कि वो फाइल 6 मिनट में कॉल नहीं मिलता है। देखिए, अब आप लोग ऑफिसर्स बन चुके हैं तो अपना ये वर्जन थोड़ा चेंज कर लीजिए, वरना काम कैसे करवाओगे आप स्टाफ से? प्रैक्टिकल थे बट लिमिटेशंस तो है, पढ़ेंगे के साथ तो काम भी करना है। क्योंकि देखिए अभी 2020 में तो लॉन्च हुई है, ये केसलेस था। इट टेक्स टाइम, थोड़ा टाइम तो लगेगा, स्टेबलाइज होते हुए चीज़ों को सुधरते हुए, और डे बाई डे चीज़ें बेटर ही हो रही है। हाँ, डिमांड का तो है क्या, ये तो भी स्टडी की हुई थी कि काफ़ी जो डिमांड है फेसलेस, बिफोर फेसलेस एंड आफ्टर फेसलेस, उसमें काफ़ी डिफरेंस आ चुका है। वो डे बाई डे खुद सॉर्ट आउट हो जाएंगे, क्योंकि अब स्क्रूटनी का भी ये है कि कितना परसेंट स्क्रूटनी करना है, ये भी है कि वो है कि सब लिमिटेड स्क्रूटनी करनी है, बहुत स्पेसिफिक पॉइंट। CBS कुछ बैंक तो फंसे हैं सब कि वो नहीं, बहुत से लोग देते हैं, बहुत से मैं को बता रहा है, मतलब असेसमेंट यूनिट के अलावा और भी यूनिट्स जैसे हम लोग भी थे, मंगाते थे अभी, तो आ जाती है बैंक से। मुंबई ऑफिस को अब
कुछ बैंकों का हेड ऑफिस मुंबई से SBI है, उसका हेड ऑफिस मुंबई है, तो CBS है तो वहाँ से आएगा वो तो आप लोग फिर व्यू को रेफर करते हो उसके बाद, तो व्यू अवेल करा देता है। आपको दे दिया, फिर आप गया तो पोर्टल में अपलोड करेंगे। आपका किसी बात क्या करेगा? कॉर्पोरेशन बैंक की एग्जाम्पल है, पिछले 8 साल से उन्होंने सॉफ्टवेयर में सुधार नहीं किया है और 1 जीरो एक्स्ट्रा आता है, वो पॉइंट नहीं लगता, 2 लाख की कमीशन तो होती है। अरे आपका तो काम बढ़ जाता होगा। 8 साल से ही आज तक कॉर्पोरेशन बैंक में ठीक नहीं किया, जीरो अच्छा। 1 जीरो एक्स्ट्रा देता है। चलिए मैटर हम रेज करेंगे। हम लोग जानते हैं इसलिए कंफर्म कर लेते हैं। कॉर्पोरेशन बैंक ना, क्योंकि आइन से हम लोग को इसका हम लोग को आरीज है ना कि तो जो इन्फॉर्मेशन वगैरह अपलोड करते हैं तो वी हैव डायरेक्ट एक्सेस टू देम। एक्स्ट्रा देगा, एक्चुअली क्या होता है, DIT से मुंबई जो है उनको बोल देते हैं, तो वो एक तरह के नोडल पॉइंट है वहाँ पे, तो वो उनके रेगुलर के साथ इंटरेक्शन होता रहता है उनकी। नहीं ये तो आती है, हम लोग ऐसे ही देखते हैं, मतलब 60% इन्फॉर्मेशन तो ऐसी होती है कि जो ऐसी, क्योंकि जो डेटा पंच कर रहा है उसको आप ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते उसके ऊपर। ये सब ये मान लिया आपने बैंकराइट मार्च की है तो फरवरी लास्ट में तो आप कितना लेते हैं, तब तक कैसा आइडेंटिटी सबमिट कीजिए, तो फीलिंग वेरी और इम्पोर्टेंट हो जाती है, एक फील होगी दूसरी फील होगी ना। हाँ कभी एग्रीमेंट टू सेल बना है और उसी की रजिस्ट्री हुई है और दोनों अमाउंट उसमें जोड़ जाते हैं। आपको फेस सबसे बड़े ऐसे लोग हैं बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं, टर्नओवर होते हैं तो कमीशन मिलता है, पूरी कमीशन सब मिलता है। इस चीज़ को तो हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि जितनी भी आईज हैं स्पेशली SROs वगैरह जो यूपी के हो गए, उत्तराखंड के हो गए, ये यूपी कानपुर और उत्तराखंड तो मेरे अंडर में है, तो हम लोग इनसे बहुत स्ट्रिक्टली ले रहे हैं, पेनल्टीज भी लगा रहे हैं। अगर इनका ये रिपोर्टिंग में दिक्कत आती है तो हम लोग अपने इनसाइड पोर्टल से देख लेते हैं। क्या उससे ज़्यादा कि वो जाके बैठ जाते हैं उनके पास, वो फेस टू फेस वाला एक वो जो रहता है ना कि वो बैठ गया इंस्पेक्टर जाके, फिर विंग इंस्पेक्टर ना बॉडी लैंग्वेज भी अलग होता है, वो जानता है कि अथॉरिटीज आ जाता है, वो जब तक काम नहीं होगा हटेगा नहीं वहाँ से, वो हो जाता है। नहीं इस चीज़ को लेकर हमारा विभाग नहीं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी परेशान है, क्योंकि बैंकों के पास बहुत लोड होता है, SFI मांग रहा है, ED मांग रहा है, CBI मांग रहा है, हम लोग तो खैर मान ही रहे हैं ये। बट हाँ टॉप लेवल पे जैसे DIT NCI जो है मुंबई के बैंकों के साथ बैठ के वो लोग करते रहते हैं, और कोई भी कंप्लेन होती है वो हैंडल करते हैं, तो हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद ये बहुत स्मूथ हो जाए, क्योंकि ये लोग भी अपना सिस्टम जो उनका वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लोग भी अपग्रेड कर रहे हैं। पिछली बार ये सुनने में आया था कि शायद जैसे विंग बैंक इंफॉर्मेशन भेज सकता है, वैसे फेसलेस को भी कर फेसलेस भी देख पाए बैंक इंफॉर्मेशन, जिस SSC का केस हमारे पास है उसके बैंक नहीं विंग इनसाइड पे सिर्फ उनके बैंक अकाउंट से देख सकता है, लेकिन हम लोग को नहीं देख सकते, अगर हम चाहें अपने एसेट जो हमारे पास उनके डाटा देख सकते हैं और हमारे नहीं डेटा नहीं देख पाएंगे आप, उनके पास सिर्फ अकाउंट नंबर होता है। हाँ
नहीं स्टेटमेंट्स नहीं होती वो तो जैसे वो तो आपको कॉल ही करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन। आपको तो ये भी जो पर्टिकुलर पैन है, कोई पैन ही आइडेंटिफायर है जो बैंक में भी है। बैंकों ने अपना नेटवर्क ऐसा बना रखा है कि वो सब कुछ दे देते हैं किसी बैंक में किसी पर्सन का इतने लोग हैं वो सीरियस हो चुका है ना उनका कोर बैंकिंग सिस्टम। अगर लिंक कर हाइपर लिंक टू एक्सेस करिए वो पहले की प्रोसेस था ये चलिए बीट्स हो मुझे अगर हाइपर लिंक क्रिएट करना सामने इस पर्टिकुलर लिंक को कराया सकता है इजीली एक्सेस किया मतलब बैंकों में बैंक में चाहे सभी स्टाफ मतलब सामने किस बैंक में पैसा गया, पीछे किस बैंक से पैसा आया है। एक एंट्री है जो रिपोर्ट होती है हम्म। सीरियल नंबर होता है डेट होती है ट्रांजैक्शन अमाउंट होता है उसके लिए उसके हाइपर लिंक क्रिएट कर देंगे वहां पे ये वो फॉर्म की उन्होंने 5% अलग पीडीएफ फाइल वहां पे हाइपर लिंक क्रिएट कर देंगे तो ये अंदर कोई कुछ एक्सेस होगा कोई हो सकता है असेसमेंट खुलने के बाद कभी-कभी ऐसा होता है गलती से पैन इनका पड़ा है हमने करेक्ट नहीं गलती से नहीं है, जैसे कि यही लखनऊ विंग ने बीपीयू ने कभी किया था, या लखनऊ पे था ऐसा तो मोर देन 1500 टीट्स होंगी जहाँ पे जो वैल्यू डालता था सिर्फ स्टैम्प वैल्यू डालता था, मार्केट वैल्यू कुछ और होती थी और पेन किसी और का डालता था, तो दैट वाज पार्ट ऑफ स्कैम। तो फिर उसको यहाँ पे विंग ने लिखा, डीआई ने, तो इमीडिएटली फिर उसको वहाँ से ट्रांसफर किया, सस्पेंड भी किया उसको। तो कि आप जो कह रहे हैं गलत पेन डालते हैं, कहीं पे तो डल जाता है वो चुक से, लेकिन कहीं जगह स्कैम भी होता है, बचाना भी होता है उसको। ये जैसे टाइम निकल के असेसमेंट पोर्टल पे होगी ऑनलाइन आईडिया सीखी है तो सब कुछ अवेलेबल फिर उनको हाइपर लिंक क्रिएट करना है बट वो पे डेटाबेस के लिए एक्सेस नहीं देंगे हम लोग को बैंक वाले, हाइपरलिंक से आपके डेटाबेस में जाएंगे ना। हाँ ये फ्यूचर में इस बार सोचा सकता है कि एक डमी सर्वर आप रेडी रखिए जो एजेंसीज के लिए हो। परमिशन लेके हम वैसा गुड आइडिया हो, तुम बताया जो हम इसको इनिशिएट करेंगे आंसर। डमी सर्वर बना दे, उसका एक्सेस सिर्फ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास रहे। डिपार्टमेंट है हम एक परमिशन ले रिक्वेस्ट डालें लेकिन ये तो एक पार्ट हो गया, इसका मिसयूज भी हो सकता है। आप ये भी सोचिए ना, क्योंकि किसी की देखिए जिसके पास ये उसकी देखिए लिमिटेड स्केल पे से कर सकते हैं आप, जैसे कि रेंज हेड तक पे आप ये पावर दे सकते हैं। क्या दैट कैन बी डेलिब्रेटेड, उसको क्या करना है बट हाँ इट कैन बी डन, इट कैन बी डन। चलिए अब इजाजत लेंगे हम आप लोगों से, थैंक यू वेरी मच बैठने के लिए, क्योंकि लंच के बाद मुश्किल होता है। हमने क्या